हेलो स्टूडेंट, मैं फिर एक बार आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो 12th क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के बारे में और उनके द्वारा किए गए आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आज हम इसका बेस समझेंगे। आज हम इस चैप्टर को एक कहानी की तरीके से समझेंगे, जिसके बाद इस चैप्टर को आप भूलने की कोशिश भी करेंगे तब भी भूल नहीं पाएंगे। चलिए गाइज, मैं हूं निखिल रघुवंशी और आप सब देख रहे हैं साक्षर ऑनलाइन लर्निंग। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो हो गया महात्मा गांधी जी का नाम और ये हो गए उनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन। पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में ना समझ के राष्ट्रीय आंदोलन को समझते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन होते क्या है? तो राष्ट्रीय आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं जिसमें राष्ट्र के लोगों द्वारा राष्ट्र के ही हित के लिए कुछ आंदोलन किए जाते हैं, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। ये आंदोलन पूरे राष्ट्र से संबंधित होते हैं और इन आंदोलनों में पूरा राष्ट्र भागीदारी निभाता है। तो इसी प्रकार कुछ आंदोलन हमारे महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में या नेतृत्व में किए गए थे। अब राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ अब हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी जी, आप सभी को पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में इस नाम से संबंधित सभी लोगों को पूरी जानकारी होगी कि ये नाम नहीं है, ये एक आधार है हमारे भारत का, जिसने एक पूरी अपनी लाइफ हमारी स्वतंत्रता के लिए लगा दी। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। महात्मा गांधी जी एक वैश्य घराने के थे, बनिया परिवार के थे और उनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्यरत थे। एक गवर्नमेंट जॉब थी, यानी महात्मा गांधी जी काफ़ी ठीक ठाक घराने से थे, आर्थिक स्थिति बुरी नहीं थी। महात्मा गांधी जी के जो पिताजी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायालय में एक छोटे से क्लर्क के रूप में कार्य करते। तो महात्मा गांधी जी के पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा उसी फील्ड में एक ऊंची पोस्ट पे जाए, उनका बेटा एक बैरिस्टर बने, जिसके लिए उन्होंने आरंभिक शिक्षा गुजरात से करवाने के बाद महात्मा गांधी जी को आगे उच्च शिक्षा के लिए, वकालत के लिए पहले वो लंदन गए और लंदन जाने के बाद उन्होंने अपनी वकालत पूरी करी। उसके बाद उन्हें अभ्यास के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना था। तो दक्षिण अफ्रीका जब वो गए, लगभग लंदन और अफ्रीका दोनों की मिला के अगर पढ़ाई की बात करें तो उनकी शिक्षा लगभग 2 दशकों तक की थी। तो अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जब लंदन में पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद अभ्यास के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए। तो दक्षिण अफ्रीका उस समय पर भारत की ही तरह अंग्रेजों का उपनिवेश था, वहाँ पर भी ये अंग्रेजों का ही शासन था। तो उस समय पर वहाँ पर गोरे काले का भेद बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसमें वहाँ पर जितने भी अश्वेत लोग थे उन अश्वेत लोगों में भारतीयों को भी शामिल कर दिया था और उनके जितने भी अधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए थे। जिसका एक बार इसी का शोषण का शिकार एक बार महात्मा गांधी जी खुद हुए। एक वाकया था, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 2nd क्लास की टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तभी कुछ अंग्रेज लोगों ने आकर महात्मा गांधी जी को उस डिब्बे से उतार दिया और उनके अधिकारों के बारे में बोलने लगे। घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने एक निश्चय किया और उन्होंने अपने जो भी उनके पास सबसे महत्वपूर्ण एक शस्त्र था, जिसे हम जो कि अहिंसा था, उसको महात्मा गांधी जी ने वहीं पर ही प्रयोग किया। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने निश्चय किया कि वो वहाँ पर एक आंदोलन करेंगे। जितने भी अश्वेत लोग हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं, उनको वो अधिकार दिलवाएंगे और उनका जो सबसे बड़ा शस्त्र था अहिंसा, उसका प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया। वहाँ पर एक सत्याग्रह चलाया गया और उसके पश्चात उन्होंने जितने भी भारतीय और अश्वेत लोग थे उनको एकजुट करते हुए वहाँ पर आंदोलन सफल बनाया, जिसके पश्चात वहाँ पर सभी अफ्रीका के लोगों और भारतीय लोगों को, या यूँ कहें कि जितने भी अश्वेत लोग थे, उनको अधिकार दिए गए। हम यहाँ पर बात करेंगे महात्मा गांधी जी के जो जीवनी लेखक चंद्रदेव नेशन है, उनके द्वारा उनकी पुस्तक से बताया गया कि उनको सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा ही दिया गया। फिर महात्मा गांधी की शिक्षा पूरी हुई और वे 1915 में भारत वापस आए। उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर देखा, जब महात्मा गांधी जी
विदेश गए थे तो उस समय पे भी भारत गुलाम था, और जब वो वापस आए उस समय पे भी भारत गुलाम है। लेकिन पहले की तुलना में अब की स्थिति ज़्यादा दयनीय थी, जिसके पश्चात महात्मा गांधी जी ने भारतीय लोगों के लिए कुछ करने का सोचा। सबसे पहले वो अपने राजनीतिक गुरु, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के पास गए और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आपको सबसे पहले भारत के लोगों को एकजुट करना होगा, उनके अंदर राष्ट्रीयता पैदा करनी होगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अब महात्मा गांधी जी को एक मंच की आवश्यकता थी, एक मंच की तलाश थी जहां से वो अपनी बातों को रख सके, और महात्मा गांधी जी को बहुत जल्दी एक अवसर प्रदान हुआ। 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आरंभिक समय पे ये भारत का पहला एक ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया एक विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना दिवस में महात्मा गांधी जी को बुलाया गया। इस स्थापना दिवस में भारत के जितने भी योग्य व चर्चित लोग हैं सबको बुलाया गया, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उसमें महात्मा गांधी जी को भी बुलाया गया। अब वहाँ पर जितने भी लोग थे, कोई अध्यापक, कोई प्रोफेसर, कोई लेखक, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, नेता, उसमें महात्मा गांधी जी को भी बुलाया गया। महात्मा गांधी जी उन सभी की तुलना में सबसे नए थे और कम चर्चित व्यक्ति थे। अब महात्मा गांधी जी वहाँ पर गए। महात्मा गांधी जी ने देखा कि वहाँ पर कृषक और मजदूर वर्ग नहीं है, वहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सभी भद्रजन, पश्चिमी सभ्यता के सूट बूट में आए हैं। महात्मा गांधी जी उनकी तुलना में साधारण धोती कुर्ते में गए। महात्मा गांधी जी ने सभी के भाषणों को सुना, सभी ने अपने बारे में खूब उपलब्धियां गिनवाई, या वो स्वतंत्रता की बात करें तो अकेले ही बात करें। महात्मा गांधी जी की जब बारी आई तो महात्मा गांधी जी ने सभी लोगों को खूब लताड़ा। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और उनका पहला एक विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारा जो भारत एक कृषि प्रधान भारत है, यहाँ पर कृषकों की ही अनुपस्थिति उनको सबसे ज़्यादा खल रही थी। महात्मा गांधी जी ने यह भी बोला कि जितने भी महापुरुष यहाँ पर स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले ही स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो किसी को साथ लेने की बात नहीं कर रहे या फिर किसी के साथ देने की बात नहीं कर रहे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब तक हम सब एक नहीं होंगे और हमारी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कृषक है, जब तक हम कृषक को साथ में नहीं लेंगे तो हमारी स्वतंत्रता संभव नहीं है। अब महात्मा गांधी जी ने जब अपने भाषण के द्वारा सभी लोगों को एक लाइन से आड़े हाथों लिया तो महात्मा गांधी जी की उन सभी बातों को सुनकर वहाँ के जितने भी योग्य विद्वान थे वो सभी चकित रह गए। उसके पश्चात महात्मा गांधी जी ने सभी लोगों को एकजुट होकर कार्य करने की नसीहत दी। उसके पश्चात 1916 में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक अधिवेशन था और ये लखनऊ अधिवेशन के रूप में नाम से जाना गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन बुलाया गया और लखनऊ अधिवेशन में भारत के जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्रों में सदस्य थे उन सभी को बुलाया गया। उन्हीं में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ये बिहार के चंपारण से आए थे, बिहार के चंपारण जिले से। अब बिहार के चंपारण जिले से ये आए और इनके द्वारा बताया गया कि बिहार के चंपारण जिले में वहाँ के जितने भी कृषक हैं उन किसानों को उन्हीं के खेतों में अपने स्वतंत्रता के अनुसार यानी अपने मन मर्जी से कृषि करने की अनुमति तक नहीं है। जिसके बाद महात्मा गांधी जी को इन किसानों से जुड़ने का एक मौका मिल गया। महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों को अधिकार दिलवाए और इस तरीके से वो महात्मा गांधी जी
किसानों के एक छोटे से नेता बन गए। उसके पश्चात 1918 में उन्हें अपने ही गृह राज्य में दो और ऐसे मुद्दे मिल गए जिनसे वो क्या है, निम्न वर्ग के लोगों से जुड़ सके, किसानों और मजदूरों से जुड़ गए। पहला आंदोलन अहमदाबाद में किया गया और ये अहमदाबाद में कपड़े मिल कपड़ा मिल में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए था। कपड़ा मिल में जो मजदूर कार्य करते थे उनके लिए था। यहाँ पर एक लंबे समय से कपड़ा मिल चल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। उसमें भारतीय लोग मजदूरी करते थे, उनको कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया और उनके जो काम के घंटे थे उनको भी बढ़ा दिया गया। कई बार उनसे ओवर टाइम भी लिया जाता था, लेकिन कई महीनों से उनको बिल्कुल भी वेतन नहीं दिया गया और उनके काम की स्थितियों को भी बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया गया, जिसके कारण वहाँ के लोग परेशान थे। तो महात्मा गांधी जी आए और महात्मा गांधी जी ने इन लोगों को भी एक आंदोलन के द्वारा बराबरी का दर्जा दिलवाया, उनका वेतन दिलवाया और उनको एक काम करने का एक अच्छा माहौल और इन मजदूरों को बराबरी का दर्जा दिलवाया। इसी प्रकार से दूसरा जो 1918 में आंदोलन, छोटा सा एक आंदोलन था, वो खेड़ा जिला गुजरात में ही हुआ। यहाँ पर कुछ किसान थे, सूखाग्रस्त क्षेत्र था और सूखे की मार की वजह से यहाँ के किसानों की फसलें नहीं उग पा रही थी। 2-3 साल हो गए थे, जिसके कारण उनके ऊपर बाहरी ब्याज भी था और ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बावजूद भी उनसे कर की मांग कर रही थी, जिसके कारण वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। ये इन किसानों के पास अब जीवन जीने तक के मूलभूत सुविधाएं तक नहीं बची थी। जिसके बाद महात्मा गांधी जी आते हैं और महात्मा गांधी जी इन खेड़ा जिला के किसानों को भी उनके कर माफ़ करवाते हैं। इनका जो कर माफ़ करवाया गया, जिससे इनका जीवन भी सरल हो गया। अब महात्मा गांधी जी ने इन 3 आंदोलनों के बाद अब किसानों के नेता बन चुके थे और किसानों को अगर, भारत के किसानों को अगर लगता है कि भारत में कोई ऐसा नेता उनके लिए कार्य करने वाला है तो वो महात्मा गांधी जी थे, जिसके कारण वो महात्मा गांधी जी की बात करने, सभी बातों को मानने लगे। इसी प्रकार कुछ और आंदोलन चल रहे थे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शुरू कर दिए थे, वो बीच में रह गया था, वो हम सबसे ऊपर लिख देते हैं कि यहाँ पर 1905 से 1907 के दौरान कुछ स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे, स्वदेशी आंदोलन। और ये स्वदेशी आंदोलन लाल बाल पाल, जिस तरीके से आपको पता राष्ट्रवादी कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे थे, लेकिन ये पूरे भारत में तो चलाए जा रहे थे, लेकिन भारत के एक क्षेत्र के कांग्रेसवादी लोग जिसे चला रहे थे वो दूसरे लोगों से, लेकिन इसमें एक रूपता दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके कारण ये सफल नहीं हो पा रहे थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1918 तक कई और क्षेत्रों में धीरे धीरे आंदोलन बढ़ने लगे, जिसके कारण इन आंदोलनों को बढ़ते हुए देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1919 में रॉलेट एक्ट घोषित कर दिया। ये कानून था, रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में 1919 में आंदोलनों को दबाने के लिए बनाया गया एक सख्त कानून था और इस कानून के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सभी अधिकारियों को ये अधिकार दे दिए थे कि वे किसी भी व्यक्ति को आंदोलनकारी होने के शक के आधार पर गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल सकते हैं और अगर वह व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जाता है तो उसकी उम्र कैद होगी। इसी प्रकार इसी रॉलेट एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेस सेंसरशिप भी लगा दी थी, जिसमें प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब पूरे भारत में रॉलेट एक्ट इन आंदोलनों को रोकने के लिए किया गया, लेकिन पंजाब जो था सदैव हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था, वो वहाँ से सबसे ज़्यादा फोर्स उनके लिए थी, जिसके कारण पंजाब के लोगों को ऐसा लग रहा था कि रॉलेट एक्ट पूरे भारत में होगा परंतु पंजाब में नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। रॉलेट एक्ट की मार पंजाब में भी पड़ी। इसी को देखते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा अमानवीय हत्याकांड हुआ, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसी प्रकार रॉलेट एक्ट में
एक तरीके से कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो कर्फ्यू की तरह ही जैसे 4 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार अमृतसर में एक छोटा सा बाग था जिसका नाम जलियांवाला बाग था, और वहाँ पर बैसाखी के दिन कुछ लोग शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। इसी की सूचना जनरल डायर को मिली और जनरल डायर अपने सैनिकों को, हथियारबंद सैनिकों को लेकर आया और उन लोगों के ऊपर उन्होंने गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब ये वाकया देख के पूरा पंजाब जल उठा। अब पंजाब में सभी लोग आंदोलनों में शामिल होते चले गए। महात्मा गांधी जी को जब पता चला कि इतने लोग मारे गए तो महात्मा गांधी जी भी पंजाब आने लगे, लेकिन उनको बीच में ही रोक लिया गया, उनको पंजाब तक पहुंचने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि महात्मा गांधी जी अगर पंजाब पहुंच जाएंगे और उन सभी लोग मृतकों के घर वालों से अगर मिल जाएंगे तो स्थिति बदल जाएगी, यानी कि वो लोग और ज़्यादा उग्र हो जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें वहीं रोक दिया। महात्मा गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ अगले साल 1920 में अपना सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली आंदोलन शुरू किया, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन 1919 में रॉलेट एक्ट भी था और 1919 में जलियांवाला बाग हत्या कांड भी हुआ था। कहां पर? पंजाब में, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन, जैसे कि हम बात करते हैं, सहयोग मतलब होता है साथ देना, असहयोग मतलब साथ नहीं देना। महात्मा गांधी जी द्वारा, अच्छा ये प्रश्न शॉर्ट में भी आ जाता, असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं? तो असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा अपने सभी भारतीय लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी प्रकार से सहयोग ना देने की वकालत की गई थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी वस्तुओं का बहिष्कार की भी बात कही गई थी कि भारतीय लोग किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग ना करें, और जितने भी भारतीय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने जितने भी विद्यार्थी थे स्कूल के और कॉलेज के, उनको कहा स्कूल कॉलेज छोड़ दें। जितने भी अध्यापक थे उन्हें कहा कि स्कूल में पढ़ाना छोड़ दें। जितने भी मतलब वकील थे उनको वकालत के लिए मना कर दिया गया। जितने भी डॉक्टर थे उनको उनके हॉस्पिटल में जाने के लिए, जितने भी व्यापारी थे उनको उनकी वस्तुओं के व्यापार के लिए मना कर दिया गया, और साथ ही साथ भारतीय किसानों को, भारतीय मजदूरों को उनके लिए काम करना या उनको कर देने के लिए मना कर दिया गया। ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर हम इन लोगों को साथ नहीं देंगे और अलग थलग कर देंगे तो 1 वर्ष के अंदर हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो इसी प्रकार 1920 का असहयोग आंदोलन हुआ। लेकिन असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने एक बात स्पष्ट कह दी थी कि हमारा ये आंदोलन अहिंसात्मक होगा। अगर किसी भी स्थिति में कोई भी हिंसा होती है तो मैं इस आंदोलन को तत्काल समाप्त कर दूंगा या वापस ले लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर असहयोग आंदोलन हुआ। तो ये था हमारे इस वीडियो में आधार। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे असहयोग के बाद जितने भी हमारे आंदोलन होते हैं जिसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, दांडी मार्च की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, करप्शन मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करेंगे। उन सारी चीज़ों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार से मैं और भी वीडियो आप सबके लिए लेके आता रहूँगा। तो जब तक, जय हिंद।